इंडियन लेबर लॉ कहने को यह मात्र 3 अक्षर हैं, लेकिन संवैधानिक रूप से बहुत ही विस्तृत और बहुत चीज इसमें समावेशित है। ठीक है, तो श्रम, मेहनत, मजदूरी, और जो करता है वो मजदूर, श्रमिक, चाहे हम हैं या काम करने वाला मजदूर है। तो किसी भी देश की जो आर्थिक प्रगति होती है, डेवलपमेंट होता है, वह मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़ा होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ा होता है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो होता है उसमें जो भी चीज़ें हम देखते हैं सभी का तो निर्माण होता है, चाहे हम शर्ट ले लें, घड़ी ले लें, मोबाइल ले लें, लैपटॉप ले लें, मतलब जो भी चीज़ है उसका निर्माण होता है, राइट। निर्माण होता है तो उसकी फैक्ट्री होगी, यूनिट्स होंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगे, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं तो इट मीन्स कि वहाँ पे मजदूर होंगे, श्रमिक होंगे। अब वो श्रमिक काम कर रहे हैं तो उनके लिए भी बात होनी चाहिए, उनके हितों का भी ख्याल रखना चाहिए। तो रूस में जार निकोलस द्वितीय उसने क्या किया, ऐसा फ्रांस में भी अलेक्जेंडर के समय में मजदूरों का बहुत शोषण होता था, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता था। तो औद्योगिक क्रांति हुई, रूस की क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति हुई, सत्ता पलट दिए गए मजदूरों के द्वारा। वो इसलिए हुआ क्योंकि मजदूरों के बारे में उन समय के शासकों ने कुछ सोचा ही नहीं था, वो केवल उनका शोषण 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 यही चीज सोचते थे। लेकिन अब समय वो नहीं है, हम 21वीं सदी के मध्य में पहुंच चुके हैं। तो अब समय पूरी तरीके से परिवर्तित है, अवेयरनेस है, और विभिन्न सरकारों ने मजदूर अधिनियम पे बहुत ज़्यादा काम किया। संविधान को जब जब लगा सरकारों को कि नहीं अधिनियम में बदलाव लाना चाहिए, तो विधेयक लाके कानून बनाकर उन्होंने अधिनियम को पारित किया, पेश किया, उसको कानून के रूप में लोगों के सामने में रखा। तो इसी तरीके से भारत में 1948 में फैक्ट्री एक्ट लाया गया, कारखाना अधिनियम 1948, सही बोल रहा हूँ शुक्ला जी? तो 1948 ईस्वी में जब फैक्ट्री एक्ट लाया गया तो इसके पीछे मेन मोटिव ही यही था कि लोगों को उनके हितों का क्या करना है, ख्याल रखना है, लोगों को उनके हितों का ख्याल रखना है। तो इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें हुई कि श्रमिकों का शोषण नहीं हो। तो चलिए हम इसी बात पे चर्चा करते हैं। दीपक शुरू करना। भारतीय श्रम कानून कर्मचारियों और नियोक्ता, कर्मचारी हु वर्क्स, नियोक्ता हु मेक द पीपल वर्क, जो एम्प्लॉयज द पीपल टू वर्क। तो कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच में स्पष्ट रूप से जो व्यापारिक संबंध बनाए रखने के लिए, स्थापित करने के लिए जो जोर देती है वो श्रम कानून है। और यह श्रम कानून का मुख्य उद्देश्य होता है श्रमिकों के, मजदूरों के, कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना, ताकि उन्हें उचित मजदूरी मिले, काम के टाइम लिमिट हो, हाँ, काम के लिए तय घंटे नियत किए जाएं, और उनको जितनी बेनिफिट्स हैं, चाहे समय से सैलरी का, उनके मैटरनिटी बेनिफिट्स का, उनके ईएसआई का, उनके फंड, बोनस, जो भी इस तरीके के शब्द उनके लिए बने हुए हैं, उनके बेनिफिट्स बने हुए हैं, उनके लिए कॉम्पेंसेशन बने हुए हैं, वो उनको मिले। हाँ, मदन कहता हाँ तभी मुझे लगता है कि हर 20 तारीख को कहता है मेरा फुल एंड फाइनल नहीं किया आपने, फिर ईएल देखता हूँ, बोनस देखता हूँ, राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, यस। तो भारत में श्रम कानून जो है वह समवर्ती सूची में आता है, वह समवर्ती सूची में आता है, और इसके लिए पूरे देश के लिए कानून बनाने की होती है। ईएसआई एक्ट ऐसा नहीं कि केवल हरियाणा का होगा, उसमें जो कानून बनेगा वो पूरे देश के। समवर्ती सूची क्या होता है? एक होता है केंद्र सूची, जिसपे केंद्र का अधिकार हो, जैसे भारतीय रेल, भारतीय डाक, इंडियन आर्मी, कभी सुनते हैं? हरियाणा आर्मी नहीं सुनते। एक होता है राज्य सूची, जिसपे राज्य का अधिकार होता है, जैसे हरियाणा पुलिस, बिहार शिक्षा परिषद होता है ना, हरियाणा बोर्ड। तो ये राज्य सूची होती है। एक होता है समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र भी
कानून बनाता है और राज्य भी उसको मानने को बाध्य होता है, राज्य भी उसको मानने को बाध्य होता है, सेंटर का स्टेट। हाँ, तो श्रमिक कानून जो है वह समवर्तीय सूची, भारतीय संविधान के समवर्तीय सूची में ही आता है और इसमें जो भी कानून बनेगा वो पूरे भारत देश के हर एक राज्य में एप्लीकेबल होगा। तो कोविड-19 में कई राज्यों ने श्रम कानून में अपने इच्छा अनुसार द्वारा बदलाव किया था, लेकिन फिर भी उनको भी छूट भारत के क्रम बनाए गए श्रम कानूनों के दायरे में ही मिला होगा। ये नहीं कि यूपी सरकार ने बना दिया और पारित कर दिया, ऐसा मोनोपोली नहीं हो पाएगा। जब बिहार सरकार ने जो ठान लिया वो होगा, ऐसी नहीं हो पाएगी। तो जैसे एम्प्लॉयर चाहे तो कर्मचारियों को कुछ बेनिफिट्स देने से मना कर सकते हैं, काम के घंटे बढ़ा सकते हैं, कभी भी नौकरी से हटा सकते हैं, तो ऐसे कोविड के समय में हुआ था ना, एमपी, यूपी, ऐसे कई राज्यों ने चेंज किए थे समय के अनुसार। तो चलिए आज हम इसी बात पे चर्चा करते हैं। तो भारत में मुख्य श्रम कानून क्या क्या है? तो 1948 फैक्ट्री एक्ट श्रम कानून यहीं से शुरू हो जाता है, लेकिन उससे पहले वेजेज एक्ट अंग्रेजों ने बना दिया था 1923 ईस्वी में। अंग्रेज क्या करते थे, मजदूरी करवा लेते थे और पैसे नहीं देते थे भारतीयों से, तो भारतीयों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। औद्योगिक क्रांति भी इंग्लैंड में हुई थी, उसका भी असर, भारत में लोग बाहर से पढ़ के भी आने लगे थे नेता बनकर, तो उसका भी असर हुआ और उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। तो मजदूरी एक्ट बना 1923 ईस्वी में। उसके बाद उनका शोषण रोकने के लिए ट्रेड यूनियन एक्ट बनने लगा, यूनियंस जिसको बोलते हैं, 1927 ईस्वी में, 26 ईस्वी में ये बनना शुरू हो गया। उसके बाद एक्ट तो बनता था, शुक्ला जी का पेमेंट नहीं करेंगे जाओ। अब इसके लिए भी लोगों के मन में तकलीफ होने लगी। अब ये तकलीफ क्या होता है, फिर कोर्ट में गया, कोर्ट ने कहा भैया अब भुगतान अधिनियम बनेगा, अब भुगतान अधिनियम बने। तो पेबल एक्ट भी बना 1926-27 में। फिर उद्योग, अब क्या होता था, उद्योग में रोजगार चाहिए होगा, फैक्ट्री में लोग श्रमिक चाहिए होंगे, तो उसमें जो श्रमिक आए तो उनका रोजगार अधिनियम बना। देन आफ्टर उसमें डिस्प्यूट्स होता है, इंडस्ट्रियल लेबर लॉ डिस्प्यूट्स, आपस में लड़ाई होता है, तो 1946 में डिस्प्यूट दूर करने के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लागू किया गया। अब 1948 ईस्वी में भारत सरकार ने बनाया इसी फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत मिनिमम वेजेज एक्ट, कि हर एक राज्य की सरकारें अपने अपने यहाँ एक न्यूनतम वेतनमान मजदूरों के लिए तय कर ले, फिक्स कर ले, राइट। कितना है हरियाणा का मिनिमम वेजेज? हरियाणा का 10,200 क्या समथिंग, नाम क्या है तुम्हारा? गौरव समथिंग क्यों नहीं है? एग्जैक्टली बताया, बैठो। कितना है कोई बताएंगे? 10,245 ग्रॉस, ठीक है, इन हैंड नहीं, ग्रॉस। तो यहाँ पे यह है, दिल्ली में कुछ अलग है, बिहार में कुछ अलग है, यूपी में कुछ अलग होगा, हिमाचल में कुछ अलग है। तो इस तरीके से हर एक राज्यों को भारत सरकार ने यह मानदंड तय किया, आदेश दिया, उनको सुझाव दिया कि आप अपने अपने राज्य में न्यूनतम वेतनमान ग्रेड वाइज, हाँ ग्रेड वाइज आप फिक्स कीजिए। तो 1948 में न्यूनतम वेतनमान, न्यूनतम मजदूरी एक्ट लाया गया, और कारखाना एक्ट तो मैंने कहा ही है 1948 में आया। उसके बाद अब काम करती थी महिलाएं, परेशान रहती थी, महिलाएं हैं तो प्रेग्नेंट होंगी, प्रेग्नेंट डिलीवरी होगा, अब अगले दिन से तो वो काम पर आ नहीं सकती हैं, ठीक है, एक लेबर पेन एक बहुत ज़्यादा उनको झेलना पड़ता है। तो सरकार, यूनियंस के लोग, मजदूरों के जो नेता सब थे, उन लोगों ने आपस में तालमेल करके, बातचीत करके, डिस्कशन करके 1961 ईस्वी में मातृत्व अवकाश अधिनियम, मैटरनिटी लीव बेनिफिट भी रूल लाया गया, वो भी एक्ट 1961 ईस्वी में लाया गया, समझ गए।
तो मातृत्व, अब सुमित के दिमाग में है कि कितना होता है मैटरनिटी बेनिफिट, कितना होता है, कोई बताएंगे? शुरू में 3 मंथ था, 3 महीने पहले 3 मंथ नहीं 84 दिन था, 84 डेज। अगर 3 मंथ आप कहिएगा या तो 90 या 93 होगा, ठीक है। वीकली ऑफ कार्ड है। हाँ, अब कितना है? अब 6 मंथ है। 26 वीक्स, उसको आप गुना कर दीजिए, ठीक है। 6 तो हाँ 6 महीने के लगभग में आ जाता है। तो एक सवाल है, क्या इकट्ठा लिया जा सकता है? उसमें भी चॉइस है एम्प्लॉय की, क्या इकट्ठा क्या लिया 3 जा महीने सकता पहले है? 3 महीने बाद में, या बाद लास्ट में 6 महीने इकट्ठा। तो हाँ, वो पहले भी ले सकते हैं हाँ। और बाद में भी ले सकते हैं। जनरली लोग क्या करते हैं, 1 महीना पहले ले लेते हैं और बाकी बाद में लेते हैं। तो इन और हाँ, फिर शुक्ला जी के मन में आता है इन पैसों को काट लेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा। दिस इज पेड लीव, या पेड लीव है, यह दिया जाता है एज अ बेनिफिट्स, ठीक है। अब इसके बाद बोनस एक्ट आया 1965 में। उसके बोनस एक्ट क्या होता है मालूम है? बोनस है क्या मालूम है? कंपनी ने कहा कि मुझे कुछ फायदा हुआ तो मैं उसमें से कुछ हिस्सा इसको भी अपने एम्प्लॉय को देता हूँ, इसको भी देता हूँ। किसको? अपने एम्प्लॉय को। किसको? मेरे शब्द याद रखिएगा। तो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को अपने प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा दे दिया, रखिए। तो लोग खुश, और यह भारत देश में खासकर दिवाली के समय में देने की प्रथा है, जो चलता है। टाइम पीरियड होता है, उसका भी टाइम पीरियड होता है। बोनस कैलकुलेटेड होता है आपके डेज बेसिस, कि आपकी वर्किंग डेज क्या होता है, ठीक है। बोनस में ईएसआई लगता है? नहीं। पीएफ लगता है? नहीं लगता, कुछ नहीं, ठीक है। ये सब डिडक्टेड नहीं होंगे। टीडीएस एप्लीकेबल होता है। टीडीएस सर ऐसे एप्लीकेबल होता है इसकी अर्निंग के ऊपर, ना कि बोनस के ऊपर। हाँ, अब बोनस टोटल अर्निंग में ऐड होता है। अब क्या है, प्रवीण के मन में होगा मेरी सैलरी 81,000 रुपया महीना है, क्या मैं कंपनी में दबाव बना सकता हूँ कि मुझे बोनस दो? सर शुरू से लिमिट है सर, शुरू से लिमिट है। पहले 3500 था, 3500 तक की सैलरी। मेरी सैलरी 81,000, मेरी सैलरी 81,000 है, क्या कंपनी पे मैं फोर्स कर सकता हूँ कि मुझे बोनस दो? जी नहीं। मेरी सैलरी 7200 रुपया है, क्या मैं कंपनी से बोनस लेने के लिए हकदार हूँ? तो एक लिमिट है 7200 रुपया से 21,000 रुपये तक आप बोनस के हकदार माने जाते हैं। परसेंटेज भी। हाँ, उसके ऊपर आप नहीं ले सकते। अब बोनस क्या होता है? बेसिक का 8.33%। एम्प्लॉयर चाहे तो 25% दे सकते। क्लियर हो गया? ये तो मिनिमम। हाँ, आप बोनस तो जरूरी नहीं है, बोनस को आप एडवांस बोनस के रूप में भी दे सकते हैं। बोनस आपकी सैलरी के वो मंथ भी दिया जा सकता है। ये जरूरी है कि हम लास्ट में ही देते जाएं। कंपनी ने कहा हम हर महीने देंगे बोनस। हाँ, कोई नहीं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लीगली ये वेटेज है और वैलिड है। कैलकुलेशन यही है। हाँ, कैलकुलेशन यही रहेगा। अब श्रम कानून का अनुपालन अधिनियम लाया गया। इसके बाद जो मुख्य है, जो काफी ज्यादा पॉपुलर है, पीपीएफ ओ एक्ट 1948, 1972 है, ये 1972 में आया था। 52 है नहीं, हाँ 1952 है। और ईएसआईसी एक्ट 1947-48, ठीक है, 47 में बना, 48 में इसको लागू कर दिया गया। फैक्ट्री एक्ट के साथ ही दिया हाँ, गया। ये दोनों चीजें जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अब ईएसआईसी एक्ट क्या है? ईएसआईसी एक्ट के द्वारा मजदूर, जिनको गरीब मजदूरों की संज्ञा दी गई है, उनके और उनके फैमिली के लिए, पूरे परिवार के मेडिकल सुविधा के लिए सरकार ने यह बेनिफिट्स दे रखा है।
इस एक्ट में ये डिसाइड किया गया है कि इस सैलरी तक के लोगों को इतना बेनिफिट। इस एक्ट के तहत भारत सरकार ने नियम बनाया हुआ है कि अगर आपकी सैलरी 21,000 से नीचे है, 21,000 एक शुरू रुपया में नहीं मेरे सर, 750 से शुरू है। 21,000 एक रुपया नहीं, 21,000 इन हैंड से नीचे है, इसमें बोनस काउंट नहीं होता है। ग्रोथ ठीक है? सैलरी काउंट होती है। हाँ, तो अगर आपका 21,000 या 21,000 से नीचे है तो आप ईएसआई के एप्लीकेबल हैं, ईएसआई के लिए, जिसमें आप, आपकी माँ, आपके पिताजी, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपकी पत्नी। इसमें एक ये बेनिफिट और भी है, शायद इसमें एक बेनिफिट और भी है। मान लिया आप घर के बड़े हो, आपके जो ब्रोदर है छोटा है, हाँ, वो आप पे ही डिपेंड है। आ रहे वाह। तो इतने लोग आपको उसमें कवर होते हैं। भारत सरकार ने उसमें नया चेंजिंग करते हुए कहा कि ठीक है हम सबों को एनरोल करेंगे, लेकिन सबका वैलिड आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। और आधार कार्ड के बेस पे आपका टीआईसी निकलता है, जिसको टेम्परेरी इंश्योरेंस कार्ड बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन कार्ड क्या बोलते हैं सर, इंश्योरेंस कार्ड बोलते हैं। तो टीआईसी निकलता है, उस पर पूरी फैमिली के फोटो भी लगते हैं, साइंड होता है, और आपका वो एक कार्ड के रूप में वैलिड होता है। हर महीने कंट्रीब्यूशन जाता है, जिसमें एम्प्लॉयर के एंड से कितना होता है सुमित कुमार? 0.75% ऑफ ग्रॉस सैलरी एम्प्लॉय का, ठीक है। और एम्प्लॉयर का जो है 3.25 ऑफ ग्रॉस सैलरी, राइट, यही है ना। टोटल 4% ऑफ ग्रॉस सैलरी ईएसआई को दिया जाता है। इसके तहत करोड़ों, 5 करोड़ तक की लिमिट है शायद, उतने तक का इलाज फ्री किया जा सकता है भारत सरकार के द्वारा। अब सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी पैनल में लिए हुए, जहां लोगों को अच्छे स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त हो सके। अब चौहान जी का कहना है कि जो माइनर है, जो आप पर ही डिपेंड है, तो आपके वो भाई बहन भी आपके उस ईएसआई में डिक्लेरेशन देनी पड़ती है, शामिल हो सकते हैं, बशर्ते कि एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है, ठीक है। अब इसके लाभ बहुत हैं। बिल्कुल। अगर खुदा न खास्ता किसी की मृत्यु हो जाती है, या किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी के हाथ पांव कट जाते हैं, जीवन भर के लिए वो विकलांग हो जाता है, तो उसको ईएसआई ताउम्र जब तक वो जीवित है पेंशन देती रहेगी। उसके बाद भी यदि उसके बच्चे 25 साल से कम है तब भी मिलेगा, और उसके बच्चों को भी जब तक वो डिपेंडेंट दो बच्चों की है पेंशन वो उसको मिलेगा, वजीफा या जो भी पेंशन जो भी पेंशन उसकी मिसेस है उनको भी दिया जाएगा, 2 बच्चे मिसेस, ठीक है। इसके बेनिफिट्स आप समझ गए सर। दत्तक पुत्र, जी सर, दत्तक पुत्र लिया था, दत्तक पुत्र अगर वो वैलिड है तो जरूर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। पीएम की तरफ से पेंशन लगती है, और वो मैरिड है तो उसकी वाइफ को लगेगा, बच्चा माइनर है एडॉप्ट किया है, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। भैया वो लीगली वैलिड है, रजिस्टर्ड उसके पेपर होने चाहिए, यस रजिस्टर्ड, ठीक है। दत्तक पुत्र मतलब पेपर होने चाहिए। अब इसमें अगर कोई व्यक्ति, कोई कर्मचारी, कोई मजदूर बीमार हो गया और वह इलाज अपना करवा रहा है ईएसआई से, तो सारा खर्चा कहाँ से आता है? उस हॉस्पिटल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करती है, राइट, जो उसका कंट्रीब्यूशन गया है उसी के अगेंस्ट। और उस समय सारे उसकी चिकित्सा सुविधा, दवाइयों का खर्चा, ऑपरेशन, जो भी जरूरी चीजें होती है वो उस कर्मचारी को वहाँ पे मुहैया करवाया जाता है। ऑपरेशन का दवाई का खर्चा तो मिलता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखो जी 2 महीने पहले मेरा हुआ और मुझे ऑपरेशन नहीं किया गया, तो उसके लिए भी कुछ ये आपके कंट्रीब्यूशंस के बेसिस पे डेज निर्धारित किए गए हैं कि इतनी बीमारियों के लिए इतने दिन का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए मिनिमम, इतने जो ईएसआई का डॉक्टर मेडिकल उसको देता है, उसकी कंट्रीब्यूशन उसकी बेसिक सैलरी के डिपेंड 75% तक उसको मेडिकल वो चेक कर लिया, वो उसके खाते में आएगा। सेकेंडली जितने दिन वो बीमार रहा और डॉक्टर के मेडिकल फिटनेस के सर्टिफिकेट जब तक उसको नहीं दिए गए हैं तब तक बेसिक के आधार पे उसको पेमेंट दिया जाता रहेगा, ठीक है। आपके पास उदाहरण है जुनैद, राइट।
अब ये था ESIC एक्ट, अब आते हैं हम PF एक्ट। PF एक्ट क्या है कि आप, ये था ग्रॉस पे, PF जो हमेशा होता है वो होता है बेसिक पे, बेसिक प्लस कुछ अलाउंस भी ऐड हो गए, ठीक है। अब बेसिक के एक साथ अलाउंस भी ऐड हो गए ना, वो भी लिखिए। बेसिक के साथ साथ इसमें HRA को हटाकर जितने भी अलाउंसेस हैं वो इसमें काउंटेड हो जाते हैं। HRA नहीं आएगा, HRA तो नहीं आएगा, बाकी मेरे सब ख्याल कुछ से आ जाएगा। वॉशिंग अलाउंस वगैरह ये भी नहीं आएगा शायद। नहीं आ आ जाएगा अलाउंसेस सब जहाँ लगेंगे वो आ जाएगा। इंसेंटिव नहीं आया, जैसे प्रोडक्शन अब इसका क्या है जी, अब इसका क्या है, ये बेसिक पे आता है और इसका एम्प्लॉयर के एंड से और एम्प्लॉई के एंड से, शुक्ला जी, एम्प्लॉयर के एंड से 13% और यहाँ 12%, ठीक इसको है। 12 प्लस 1% करो, 1% एडमिन चार्ज है, लीजिए इसको और हमने एलोबरेट कर दिया, 12% 12% प्लस 1%, ठीक है। इसमें अब शुक्ला जी बताएंगे जब ये पेमेंट करने जाते हैं तो इसके ER1 ER2 ये अकाउंट 1 अकाउंट 1 अकाउंट 2 अकाउंट 10 और अकाउंट 21। तो शुक्ला जी अकाउंट बताइए 22 क्लोज हो क्या गया। है? अकाउंट टू सर जिसमें सर 1 कर दीजिएगा, वन अकाउंट 1। वन सर इसमें क्या होता है, 12% है क्या 15.67 और प्लस 3.6 12% प्लस 3.67 12% प्लस 3.6% 3.67 67 ये किस चीज का होता है 3.67? ये पेंशन का। ये पेंशन का होता है। आपके अनुसार ये पेंशन का होता है, तो 833 है। 8.33 तो ये क्या है? हैं? ये एम्प्लॉयर शेयर से एम्प्लॉय को पीएफ में ऐड करके दिया जाता है। जब ये उसकी सर्विस 9 साल से पहले है तो ये टोटल 24। तो देखिए समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, हाँ आपने कहा कि एक 12% होता है, एक 12% होता है जो नियोक्ता देता है, इसमें से 3.67% दे देता है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर के, जो ये निकाल सकता है जब भी निकला तो जी, और बाकी जो रेस्ट होता है 8.33% ये पेंशन है। ये इसमें किस फॉर्म में डालें? अकाउंट टू 8.33 पर ये जब आते हैं वहाँ भी आते हैं, तो इसमें से 3.67% हमने इधर दे दिया, बचा 8.33%। ये क्या होगा जब एक्स एम्प्लॉय अपने 10 साल पूरे कर 9 साल पूरे कर लेते हैं तो 10वें साल में वो पेंशन के हकदार हो जाते हैं पीएफ ऑफिस के द्वारा, जो ये होता है जो अकाउंट 2 नहीं बल्कि अकाउंट 10 में आता है। तो चौहान जी अकाउंट 2 क्या है? एडमिन चार्ज कितने हैं ये? 0.5%। एडमिन चार्जेस इनके अनुसार 0.5% होता है और 21 में 21 में 0.5% ये भी एडमिन चार्ज 0.5% एजुकेशन एडमिन चार्ज EDLI है, सब उसी में आता है। EDLI, ठीक है, ये एडमिन तो अलग है। EDLI है, हाँ। EDLI का जो एडमिन चार्जेस है अकाउंट नंबर 22 को हटा जी। दीजिए। हटा दें। दोनों मिला तो ये अब इसको काफी ज्यादा हाईटेक कर दिया गया है। KYC अपडेट करना है, इसके लिए आपको यूजर आईडी पासवर्ड दिया गया, आपको OTP आएगा, इसके लिए आपको मोबाइल लिंक किया गया। बिना पहले PF नंबर मिलता था, अब सरकार ने कह दिया कि आपको एक UID दिया जाएगा, UN नंबर दिया जाएगा। पहले तो हाँ। हर कंपनी को एक कोड दे दिया जाता था, उससे आगे नंबर वो खुद देते, हम अपने आप देते। तो अब जो है लेकिन अब नहीं। वो सिस्टम है नहीं। अब आपने डाला और गवर्नमेंट उसको क्रिएट करके दे देती है UN नंबर। अब UN नंबर जब आप डाल रहे हैं तो KYC के तौर पे आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी नाम जो भी है, बैंक अकाउंट, पैन, सब कुछ उसमें मांगता है, जिसको डिजिटल सिग्नेचर से अप्रूव करता है नियोक्ता और उसके बाद उसका हो जाता है। यहाँ पे एम्प्लॉय अपना पासबुक में जो कंट्रीब्यूशन है, जो जमा हो रहा है, वो सारी चीजें स्पष्ट रूप से लॉगिन होकर देख सकता है कि हर महीने में दिन के आधार पर उसके कितने कंट्रीब्यूशन जमा हुए हैं। सही है? तो और जब सब कुछ सही है तो वो सब कुछ सही होने के अनुसार वो इस्तीफा देने के बाद पीएफ इस्तीफा देने के सूरत में ही निकाला जा सकता है। उसके पहले वह केवल अपने द्वारा जमा किए पैसे में से वह केवल एडवांस ले सकता है।
एडवांस के भी डिसाइड होता है, शादी के लिए ले रहे हो, जी। फ्लोट के लिए ले रहे हो, अलग अलग पर्सन के। समझ गए? और अगर काम करने के दौरान सॉरी किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है दुर्घटनावश या आकस्मिक, तो पीएफ कार्यालय, पीएफ ऑफिस के द्वारा भी, पीएफ मिनिस्ट्री के द्वारा भी उसके बेनिफिट्स के कई सारे लाभ दिए गए हैं। क्लियर? अब उसके बाद बना वेलफेयर एक्ट 1947। मजदूरों का कल्याण कैसे किया जाए, तो वो एक्ट भी बना। इसके अंतर्गत मजदूरों की सुविधा, मजदूरों की ड्यूटी आवर्स, मजदूरों के बच्चे, उसकी शिक्षा, उसकी बेटी के शादी, उसको प्रोत्साहन, ये ऐसी चीज़ों को वहाँ चर्चा की गई है। और यह भी उनके ड्यूटी ईयर्स टेन्योर के अनुसार उसको डिफाइन किया गया है। अब इसी जगह पर एक पहले भी था, लेकिन 2013 में जब कौन सा एक हुआ था, नाम भूल रहा हूं मैं, महिला के साथ निर्भया कांड, दिल्ली में जब निर्भया कांड किया गया हुआ, तो उसके अंतर्गत वीमेन सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट को भी लाया गया और बहुत ही मजबूती से लाया गया, जहां पर कार्यस्थल पर महिलाओं या महिला कर्मचारियों के साथ, महिला मजदूरों के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न को रोकने और ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनको सजा दिलाने का प्रावधान उसमें दिया गया। तो ये भी है। तो ये मैंने आपको नट एंड सेल में भारत में जो लेबर लॉज मौजूद हैं, तो वो मैंने आपको बताया। और इसके तहत बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत सरकार मनरेगा चला रही है, वो भी मजदूरों से ही जुड़ी हुई है कि एक मनरेगा को मजदूर को कितने दिन ड्यूटी करना है, कितने उसको पेमेंट मिलेगा। उसके बाद मातृत्व लाभ विकास भी मैंने अभी आपको बताया कि कब, यौन उत्पीड़न एक्ट भी बताया मैंने अभी कि कैसे, जैसे यौन उत्पीड़न में जैसे बुला के पोर्नोग्राफी दिखाया, गलत मैसेज आपने किया, यौन संबंधी अपनी अनुचित मांगों को पूरा करने के लिए अनुचित दबाव बनाया, सेक्सुअली उस पर टिप्पणी किया, लड़की है या महिला है तो उसको डिग्रेड करने का कमेंट पास किया, लड़की को कुछ नहीं कर सकती, ठीक है, आपने घूर घूर के देखा, आपने गलत नजर से देखा, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। जी सर, हेलो, मैं ट्रेनिंग, यह सभी कानून सभी सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के संगठित या असंगठित क्षेत्र के ऑफिस में लागू होता है, लागू किया गया है जहां पर 10 से ज्यादा कर्मचारी मौजूद हैं। वैसे तो एक कर्मचारी पे भी लागू होता है, 2 पे भी लागू होता है, लेकिन जहां मेनली जो ही 10 से ज्यादा एम्प्लॉय है वहां ये सारे कानून लागू हो जाते हैं। अब पीएफ 20 के बाद लागू होता है, ईएसआई 10 के नीचे लागू नहीं होगा, फिर वहां पे वर्कमैन कंपनसेशन आप लागू करके रखिए, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट वहां पे लागू हो जाएगा। तो ये सारे कुछ भारत के महत्वपूर्ण कानून हैं जो रोजगार की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, जो रोजगार में काम करने वाले श्रमिकों के बेनिफिट्स के लिए बनाए गए हैं, जिसके अंतर्गत ये कानून काम करने की अच्छी स्थितियां, निश्चित काम के घंटे, उचित भुगतान, बोनस, पीएफ, मातृत्व लाभ और हाँ अब पितृत्व लाभ भी कहीं कहीं दिया जाने लगा है, बट वो फोर्स नहीं है। और हाँ एक चीज मैं भूल गया, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन एक्ट भी है। आप जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवा सकते, बॉन्डेड लेबर, ठीक है, आप जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवा सकते, बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते, ठीक है। और हाँ चाइल्ड लेबर एक्ट भी है, आप नाबालिगों से काम नहीं करा सकते, ये सब भी श्रमिक कानून के दायरे में ही आते हैं। तो ये सभी चीजें सुनिश्चित करती हैं कि भारत में जो श्रम कानून है वह कर्मचारियों, श्रमिकों और मजदूरों की
दिशा और दशा को सही तरीके से परिभाषित करती है। ठीक है, धन्यवाद।